ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 18वां लेक्चर। कल हमने प्रिज्म में जो कुछ भी संभव हो सकता था उसको हमने देखा। प्रिज्म समाप्त हुआ, प्रिज्म से क्वेश्चन बनते हैं, खासकर डेविएशन से, डेविएशन एंगल से क्वेश्चन बनते ही आए हैं। R इक्वल टू जो भी फार्मूला है, R1 R2 का एक फार्मूला था, सारी चीज़ें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, रेलेस स्कैटरिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, लैम्डा टू द पावर 4 बराबर लैम्डा टू द पावर 4। अगर कल का वीडियो लेक्चर आपने देखा हो। शुरू करते हैं एक नया टॉपिक इसी यूनिट का, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, चाहे मेंस में हो चाहे एडवांस में हो, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। 4-5% आगे आने वाला टॉपिक है, हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हेडिंग लीजिए एक बढ़िया सी, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। गोलीय सतह से अपवर्तन, गोलीय सतह से अपवर्तन। एक बात इसको पढ़ने के लिए आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमने साइन कन्वेंशन की बात किया था, नेगेटिव पॉजिटिव की बात किया था। अगर जनरल वे में मैं बात करूं, मिरर के लिए भी अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करते थे, ऐसे रख दिया मिरर तो कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ऐसे रख दिया मिरर किसी को ऐसे यहाँ पे बेंड करके तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्या कैसे बदल जाता है। तो आप चीज़ हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मतलब अगर हम इस वाले मिरर की बात करें, इस वाले मिरर पे अगर हमने यहाँ पे पेंट किया है और इधर से रे जिस पे इंसिडेंट होगी, ये वाली डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव दी जाएगी। यहाँ पे हमने यहाँ पे पेंट किया था, रेज यहाँ से आएंगी तो इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव दिया जाएगा। हमेशा इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन को पॉजिटिव दिया जाएगा। लिख लीजिएगा कहीं पे अगर नोट्स में ना लिखा हो तो। इस कन्वेंशन के साथ हम आज फिर से आगे बढ़ेंगे। सभी डिस्टेंसेस पोल से नापी जाती हैं, ये चीज़ हम देख चुके हैं, पहले से भी बता चुके हैं, एक बार आप बता रहा हूँ। सभी डिस्टेंसेस हमेशा पोल से की जाएंगी। यहाँ पे बीच में पोल होता है, तो चाहे जो भी डिस्टेंस हो सब यहीं से मेजर की जाएगी। बाकी जानते ही हैं, बहुत दिन हो गए शायद भूल गए हों। रेडियस ऑफ कर्वेचर R से डिनोट किया जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U से डिनोट किया जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज V से डिनोट किया जाएगा, फोकल लेंथ को F से डिनोट करेंगे। रिलेशन आपको पता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करिएगा कि अगर फार्मूला ना भी बने, एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस में फार्मूला यूज नहीं होता, हमारा कॉन्सेप्ट ही यूज होता है। तो कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिएगा क्या कैसे होता है। रिजल्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। बहुत ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला टोटल इस चैप्टर में। इसको डिराइव करते हैं। इस फार्मूले में जो भी आप रखेंगे सब कुछ चिन्ह सहित रखेंगे। यद्यपि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम जो भी फार्मूला डिराइव करते हैं वहाँ चिन्ह सहित नहीं रखा जाता, क्योंकि फार्मूला डिराइव करते टाइम ही हम चिन्ह का यूज कर लेते हैं। तो 2 बार चिन्ह का यूज करने का मतलब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पर यहाँ पे चिन्ह सहित यूज करेंगे, यहाँ पे जो भी डाटा रखेंगे वो चिन्ह सहित रखेंगे, तभी आपका एग्जैक्ट आंसर मिल पाएगा। चलिए देखते हैं। एक स्फेरिकल सरफेस में मान लेता हूँ कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है। मैं मान लेता हूँ कि इसको थोड़ा मैं ऐसे ऐसे बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको फील आए कि ये स्फेरिकल सरफेस पूरा बना हुआ है। अब यहाँ पेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन हम देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं। रिफ्रैक्शन में तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करनी ही चाहिए। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा भटक जाती है। इसी घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर याद हो तो नहीं याद है फिर से देख लीजिए।
हम ये मान रहे हैं कि इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इधर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, और हम ये भी कह रहे हैं कि म्यू1 छोटा है म्यू2 से, म्यू1 छोटा है म्यू2 से। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर, ये रेयर है। मतलब यहाँ अगर एयर है तो ये ग्लास है, अगर ये एयर है तो वो ग्लास है। स्फेरिकल सरफेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब कुछ होना था, प्रिंसिपल एक्सिस होनी थी। बढ़िया, ये लाइन नेचुरली खींची है पहले से। ये लाइन, इसी लाइन पे सब कुछ होना है, आप सब जानते हैं क्या कैसे बनानी पड़ती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। धीरे धीरे फार्मूला पे आने का प्रयास करेगा और कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेगा। बहुत दिन हो गए हैं, महीनों बाद लेक्चर शुरू हो रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ाई की आदत छूट गई होगी। तो नाम देते हैं इस चीज का ऑब्जेक्ट, और ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट, अच्छा ये पोल है, ये पोल है ना, तो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, यू। अभी हमने कहा सभी डिस्टेंसेस पोल से मापी जाएंगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से। अब हमें बनाना है इसका इमेज, और आप जानते हैं कि इमेज के लिए चीजें होती है दो रे। एक रे यहाँ से हमने ऐसे इंसिडेंट कराया उस पे, इंसिडेंट होने का, अच्छा क्योंकि सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल सब कुछ हम नॉर्मल पे डिपेंड करवाते हैं, तो इस वाले सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना ही पड़ेगा। और क्योंकि स्फीयर है तो परपेंडिकुलर कहां से होकर गुजरेगा, सेंटर से। सर्कल की विशेषता है, सर्कल से सरकमफ्रेंस पे डाली गई हर एक लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो अगर यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर आएगा तो ये यहाँ पे क्या दर्शाएगा, सेंटर। ये ज्योमेट्री है 8-9 क्लास में जो हम पढ़ते आए हैं, सर्कल पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा होता है वहाँ पे। अच्छा, मैं इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करता हूँ। ठीक, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम आपसे कह रहे हैं, इसको आप थीटा बन रहे हैं। हर स्टैंडर्ड बुक में यही नोटेशन मिलेगा। अच्छा, इस लाइट को ये ऐसे सीधा चले जाना चाहिए थी, ऐसे सीधा चले जाना चाहिए। अगर ये ग्लास का ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस था ये ना होता तो ये लाइट ऐसे सीधे चली जाती। लाइट की बहुत बढ़िया विशेषता है, ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में होता है, इस सीधी रेखा में चला जाएगा। पर अगर बीच में रुकावट ना हो तो, और हमने यही रुकावट आने के बाद जो होता है उसी को रिफ्लेक्शन है। क्या रिफ्लेक्शन, किसी रुकावट से आके अपने रास्ते से विचलित हो जाना, डेविएट हो जाना, वही तो रिफ्लेक्शन है। यहाँ दो संभावनाएं हैं, या कि इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी या कि नॉर्मल के पास चली जाएगी। और हम नियम पढ़े हैं कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर में प्रवेश करती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है, तो नॉर्मल की ओर झुकेगी और ये लाइट लगभग यहाँ आ जाए। ऐसा मतलब सीधा चले जाना चाहिए, नहीं डिविएट होगी। नॉर्मल ये है ना, ये नॉर्मल है, इसकी ओर झुक गई है लाइट। विशेषता है when any light is entered from rarer to denser and it bends toward the नियम है, इसे धीरे-धीरे पढ़ते हैं। और यहाँ पे बन गई, अच्छा यहाँ हो गई। अब एक रे और चाहिए, तो एक रे हमने यहाँ से ऐसे सीधा 90 डिग्री पे पास करा दी, और 90 डिग्री पे तो कुछ नहीं होना है, सीधा निकल जाएगी और यहाँ पे आके काट दी दोनों रेज, तो यहाँ पे बन गया क्या, मतलब एक रे तो ये वाली हो गई और एक रे हमने यहाँ से जस्ट सीधा ऐसे कर दिया 90 डिग्री पे। अगर यहाँ इंटर हुई तो कुछ नहीं होना है। अगर किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे कोई रे होती है तो फिर वहाँ कुछ नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, इमेज वाली आप इतनी बात समझ में आई। अच्छा, नॉर्मल सॉरी
हैं अल्फा, ये एंगल कहते हैं बीटा और ये एंगल कहते हैं गामा। सबका अपना अपना महत्व है। हर एक स्टैंडर्ड बुक में आपको यही नोटिस मिलेगा। कहीं कहीं म्यू1 म्यू2 के स्थान पे यहाँ पर इंटू लिख देता है, तो कोई बात नहीं। चलिए हम इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं ए, इस वाले पॉइंट, और इससे हमने एक कंस्ट्रक्शन किया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया और इसका नाम हमने दिया बी। ठीक, हमने जानबूझ के ड्रा किया। देखे रहिएगा बोर्ड के हिसाब से भी थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। चित्र में किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं। एक स्पेक्ट्रल सरफेस है, उधर म्यू1 है, इधर म्यू2 है। म्यू1 छोटा है म्यू2 से, इसका ये तात्पर्य हुआ रेयर रहेगा डेंसिटी। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस की हमने खींच लिया, इधर ऑब्जेक्ट रखा, रिफ्रैक्शन करवाया, नॉर्मली रिफ्रैक्शन करवाया, सरफेस पे हुई, नॉर्मली बेंड हुई, यहाँ से जो भी लाइट ले जाएगी वो जहाँ टकराएगी वहाँ पे उसका इमेज बन जाए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बनना चाहिए। अगर 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 इसको मिटा दें। इन ट्रायंगल, आप एक ट्रायंगल देखिए, आप देख लीजिए ये वाला ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी। अब बहुत छोटी क्लासेस में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का नाम सुने ट्रायंगल के लिए? हाँ, अगर एक ट्रायंगल है, दिख रहा है क्या? एक ट्रायंगल पे अगर ये एक्सटीरियर एंगल है θ1 जो वहां दिख रहा है, और दो इसके सामने के इंटीरियर एंगल है अल्फा और बीटा। 7th क्लास में 7th में इस ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल और बाकी के दो इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल बाकी के दो इंटीरियर एंगल के समझे बराबर। वही काम यहाँ हम कर रहे हैं। इसको हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, समझाने के लिए लिख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या आएगा? θ1 = अल्फा प्लस बीटा। मिला? θ1 = अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अच्छा एक और ट्रायंगल देखिए, एक और ट्रायंगल देखिए, इसको देखिए ए सी आई। हाँ, इस बार आप देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है? कौन सा बन रहा है एक्सटीरियर एंगल? बीटा। इस बार एक्सटीरियर ए सी आई, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है? बीटा। तो बीटा और उसके सामने के दो इंटीरियर, कितना हो जाएगा? बीटा = θ2 प्लस गामा। यहाँ से θ2 निकल जाएगा बीटा माइनस गामा। ये सब आपको प्रोसेस याद रखना है, क्योंकि एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं होते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेज फंसता है। इसलिए पूरा प्रोसेस ही याद रखना है कि हमने ऐसा ऐसा किया था, ये पूरा डेरिवेशन आपसे बनना चाहिए। ठीक, θ1 θ2 के बारे में हम देख लिए हैं, इनका जरूरत जब भी पड़ेगा इनका यूज कर लेंगे। एक बात सोचते हैं, अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ आपको याद होगा क्या था? म्यू1 θ1 = म्यू2 θ2। ये तो था एक्चुअली में sin θ1 sin θ2, म्यू1 sin θ1 = म्यू2 sin θ2। हाँ, म्यू2 = sin θ1 sin θ2, म्यू = sin I sin R। वही तो हुआ। ऐसे θ1 क्या है? यहाँ पे इंसिडेंस है I, θ2 क्या है? रिफ्रैक्शन है R। तो यहाँ से म्यू1 म्यू2 क्या बन जाएगा? sin θ1 sin θ2 sin I sin R। वही तो होता है स्नेल्स। अगर स्नेल्स लॉ में कंफ्यूज होते हो तो मैंने
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यही बताया, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इंसिडेंस एंगल साइन के साथ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन के साथ ये वाला एंगल। ठीक, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि थीटा 1 एंड थीटा 2 आर वेरी स्मॉल, इसलिए साइन थीटा 1 को आप थीटा 1 लिख दीजिए और साइन थीटा 2 को थीटा 2 लिख दीजिए, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो चाहे साइन 0 लिखिए चाहे 0 लिखिए, बात है कि तो ये हो जाएगा आपका μ1 थीटा 1 इक्वल टू μ2 थीटा। आपके पास थीटा 1 भी है, आपके पास थीटा 2 भी, इसी दिन के लिए थीटा 1 और थीटा 2 कैलकुलेट भी किया गया था, है ना, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। μ1 कितना, कुछ नहीं, थीटा 1 कितना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू μ2 और थीटा 2 कितना बीटा माइनस, ठीक है, ठीक है। तब चलिए बस थोड़ा सा चैलेंज और बाकी रह गया है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर अपने को मिल जाए तो काम हो जाएगा। एक्चुअल में एडवांस में क्वेश्चन जब फंसेगा ना तो हो सकता है वो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डायरेक्ट दे, कुछ भी माहौल बना के, हाँ, कि नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, लो बीटा की वैल्यू दे दिया, क्या करोगे, फार्मूला लगा लो, फिर तो यहाँ से उठाना पड़ेगा ना उसको, इसलिए डेरिवेशन जरूरी है कि सब कुछ समझ में आना चाहिए, रे डायग्राम की कहाँ से कैसे बना है और किस एंगल की वो बात कर रहा है, वो पर्टिकुलर एंगल की बात करेगा। अच्छा, प्लस माइनस में भी आप गलतियां करो, अगर वो कह रहा है कि नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, बीटा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले साल मैंने बताया था, जब कहाँ पे बताया था, आरबीडी की शुरुआत में बताया था, हाँ, कि एंगल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। 30 डिग्री कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं, ये वाला 30 है, फिर ये वाला 30, फिर आपको ये वाला कुछ और करना पड़ेगा, जो भी बचेगा। मतलब इस हिसाब से क्वेश्चन को ध्यान से समझ के चित्र आपको निर्माण करना होगा, वो क्या एडवांस की बात कर रहा हूँ, बाकी मेंस लेवल पे डायरेक्ट फार्मूले के क्वेश्चन आए हैं, हमेशा आईआईटी ही होती है, ठीक। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप खूब अच्छे से निकाल सकते हैं, इसी दिन के लिए पर्टिकुलर ड्रा किया गया था, देखिए ध्यान से, अल्फा किस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, देखिए ए बी ओ में, देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, tan अल्फा लिख लें, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देखिए क्योंकि ये हमने एक चीज और बताया था, कोएक्सियल रेंज, अपर्चर बहुत छोटा हो, अगर अपर्चर बहुत छोटा होगा ना तो ये बी पे आ जाएगा, अपर्चर बहुत छोटा मतलब कोएक्सियल रेंज होगी। आप अब सोच के देखिए, ये आपके पास ये था ऐसे, रेंज यहाँ से ऐसे जाएंगी, ऐसे कोएक्सियल, इसके परपेंडिकुलर ड्रा करो तो कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा ना, इसी एकदम पॉइंट पर। तो इसलिए ए बी ओ कहें चाहे ए पी ओ कहें, वो छोटे उसके लिए अपर्चर के लिए वो पर्याप्त है ना। तो अगर मैं tan अल्फा को पूरा, इसको मैं पूरी हाइट को h कह देता हूँ, इस पूरी हाइट को मैं h कह देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ इस पूरी हाइट को मैं क्या कह देता हूँ h, ऊपर की तरफ है इसलिए हम पोल के ऊपर की तरफ की हाइट है इसलिए पास टू माइनस लिखेंगे, तो h अपॉन माइनस यू क्यों, देखिए आप कहेंगे बी से ओ तक की डिस्टेंस चाहिए, आपको पता ही नहीं, तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी है इसलिए बी को बी पे आया हुआ मान लें, तो यू और माइनस क्यों, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में थी, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में थी, यू पॉजिटिव था, हमको पोल से इधर आना है डिस्टेंस नापने के लिए, तो उसके अपोजिट आ रहे हैं तो नेगेटिव लिखा जाएगा, इसलिए माइनस, ठीक है। अच्छा, और tan बीटा कैसे निकल जाएगा,
tan बीटा कैसे निकल जाएगा भाई, कैसे निकल जाएगा? अच्छा यहाँ से पोल से लेके सी तक की डिस्टेंस को तो r कहते हैं, पोल से लेके सी तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? r। इस बार ये कितना निकल जाएगा h अपॉन r। और tan गामा कैसे निकल जाएगा? tan गामा कैसे निकल जाएगा? यहाँ से लेके ये i तक की डिस्टेंस क्या है? v। तो ये कितना निकल जाएगा? h अपॉन, एक बार फिर से वही, क्योंकि अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, इसलिए tan अल्फा को अल्फा लिख देंगे, tan बीटा को बीटा लिख देंगे, tan गामा को, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है ना, इसलिए अल्फा को हम h अपॉन माइनस u लिखेंगे, बीटा को आप h अपॉन r लिखोगे और गामा को h अपॉन v। कुछ बचा ही नहीं रहेगा, आप डेरिवेशन समाप्त है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ले जाके यहाँ पे रखोगे, तो इसको हम इक्वेशन थर्ड दे लेते हैं। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ले जाके यहाँ पे रखोगे और अपना जो भी रिजल्ट हमने लिखा था वो मिल गया। चलिए मैं करके दिखाता हूँ और आगे तक कहाँ लिखूँ। चलिए ऊपर का कुछ मिटाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ मिटा रहा हूँ और नीचे तक मिटा दूँगा, यहाँ तक पूरा ऐसे। ठीक, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे ठीक है। Put the value of alpha beta gamma in equation third। इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रखते हैं, म्यू1 तो म्यू1 ही रहेगा, अल्फा के स्थान पे कितना रख दिया h अपॉन माइनस u प्लस बीटा के स्थान पे h अपॉन r इक्वल टू म्यू2, बीटा के स्थान पे h अपॉन r माइनस h अपॉन h तो हर जगह से बाहर चला जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। ये बचाएगा माइनस म्यू1 अपॉन u प्लस म्यू1 अपॉन r इक्वल टू म्यू2 अपॉन r माइनस h अपॉन 1 अपॉन अच्छा म्यू2 अपॉन v। ठीक, कोई दिक्कत? h कट गया, म्यू2 को वहां पढ़ाओगे दोनों पे ठीक है, कैलकुलेशन बनता ही है। इसी दिन के लिए कैलकुलेशन मजबूत किया जाता है। देखिए h यहाँ भी बराबर, दोनों को h कॉमन लेके कटेगा, म्यू1 का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, म्यू2 का वहां भी हो गया, वहां भी हो गया, तो ये काम हो गया। चलिए इधर उधर ले जाते हैं, म्यू2 क्या करें, चलो ठीक है, v को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन r इक्वल टू उधर ले जाते हैं, ये कितना हो जाएगा म्यू2 अपॉन r म्यू1 अपॉन u, ये करना है म्यू2 अपॉन v, उधर माइनस होता, इधर ले आया प्लस में हो गया, माइनस म्यू1 अपॉन u था ही पहले से, इक्वल टू म्यू2 अपॉन r था ही, इधर से हम ले जा रहे हैं म्यू1 अपॉन r, मतलब इधर रखेंगे, काम हो गया। ये तो सिद्ध करना था अपने को, म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r। नीट और जेईई लेवल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस फार्मूले से। एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगर फंसाया तो आपको पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वो डाटा बीच में कहीं का भी दे सकता है, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। इस फार्मूले से फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर इंगल दे दिया, डायरेक्ट इंगल उंगल की बात कर दिया, क्या करोगे इस फार्मूले में? फिर तो आपको यही सोचना पड़ेगा ना कि बीच में कहाँ हम एंगल रहे, तो फिर अल्फा बीटा वाला स्टेप जहाँ भी रहा होगा ये वाला स्टेप याद आना चाहिए। तो कौन याद करता है ये सारा चीज? कोई याद तो नहीं करता ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक ही अच्छा सा डेरिवेशन आपके सामने था, मैं इसके एक दो क्वेश्चन लेके देखता हूँ। कितना टाइम? 24। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, मान लेते हैं कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल। यहाँ पे हमने कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे एयर है, मैं नॉर्मली कह रहा हूँ यहाँ पे एयर है,
इंडेक्स तैयार होना चाहिए। अगर ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एयर का ना दे, वाटर का ना दे, आपको याद होना चाहिए कि उसको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होना चाहिए। वाटर कितना होता है 4/3, है ना। दे देगा बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको याद होना चाहिए कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो और एयर का 1, इससे कम किसी का नहीं, सबसे कम है। ठीक है, कह रहे हैं मतलब मैं तो चित्र बना रहा हूँ, पर वहाँ जब माहौल बनता है चित्र तो नहीं बनता, वहाँ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस के एक बार एयर है, एक बार पानी है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी थी वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी थी। ये लाइन ठीक है, इधर इधर 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखी थी। आपको बोला गया है कि जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। आपको बोला गया था कि फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर का है, यानी मैं थोड़ा और 40 सेंटीमीटर का है। फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर का है। मैं डायरेक्ट केवल यही पूछना चाहता हूँ कि इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी। कैसे बनेगी का मतलब रियल और वर्चुअल से। कैसे बनेगी कि मतलब रियल और वर्चुअल से। अगर u और v अलग अलग साइन के आए, u और v अलग अलग साइन के आए, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ। अगर u और v अलग अलग चिन्ह के आए तो रियल इमेज बनेगा, याद रखिए। ठीक है, स्पेशली फॉर स्फेरिकल सरफेस ये याद रखिएगा, u v डिफरेंट साइन, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कंफ्यूजन होता है, स्पेशली इसके लिए याद रखिएगा कि u और v अलग अलग साइन के आए तो इमेज कैसे बनेगी। वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए, अगर इधर से लेके हमने, ठीक है, जहां भी बने हम नहीं जानते कहाँ बनेगी, पहले आप फार्मूले से निकाल लो, उसके बाद में चित्र बनाने का प्रयास करो। जैसे हम क्या कह रहे हैं, आपके पास पता क्या है, आपके पास u पता है -15, आपके पास u पता है -15, आपके पास v पता है, नहीं पता है, निकालना कहाँ बनेगी। आपके पास r पता है, यस 20 40, अच्छा f को आप 20 रखिए तब r 40 हो। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ का डबल हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेके जाएंगे। ठीक है, फोकल लेंथ का डबल लेके जाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, फोकल लेंथ दिया था। ठीक, आपके पास μ1 है 1, आपके पास μ2 दिया है 4/, खत्म क्वेश्चन, बचा क्या, इसी तरीके से फार्मूला पढ़ेगा, डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन है। फार्मूला क्या था आपके पास, μ2/u सॉरी v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फार्मूला है, μ2 4/3/v निकालना है, माइनस μ1 1/u आपके पास पता है -15, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस और u के साथ -15 रखेंगे प्लस हो जाएगा, इक्वल टू μ2 कहाँ गया, 4/3 - 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 40। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। 4/3v इक्वल टू 1/120 - 1/15। अब देखिए ये कमाल है आपके बेसिक मैथ्स का, फोर्थ पेपर में कितना कमाल किया, इसको कितना बढ़िया से आप सॉल्व कर पाओगे, वो तो 5-6 क्लास की बातें हैं। हमने क्या किया, 4/3v हो गया, इधर हमने क्या किया जल्दी से 4/3 - 1 कितना है 1/3, 4 40 × 120, तो ये कितना बचा 1/120 और इसको लेकर तो -1/15। ठीक है, तो 4/3v इक्वल टू 15 × 8 = 120, 1 -8/1। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, दिख रहा है नीचे यहाँ तक, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 160/7
माइनस क्या है सही? क्या मैं सही? हाँ सही, ठीक ठीक। -160/7 u निगेटिव v निगेटिव, क्या तात्पर्य है इस चीज का? u निगेटिव v निगेटिव दोनों अलग अलग साइन के नहीं है, इसका मतलब इमेज रियल नहीं बनेगी, रियल इमेज नहीं बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी बेटा, ठीक है। कहां बनेगी, कहां बनेगी? पोल से इतने डिस्टेंस पे, ये क्या है 22-25 होगा कुछ, 22-154, हाँ 22.5 के आसपास है ये। माइनस क्या दर्शाता है कि पोल से उधर इंसिडेंट है, भाई ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट तो ऐसे होगी, मतलब इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कहेंगे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव कहेंगे, तो डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मापी जाएगी। पोल यहाँ पे है, पोल से माइनस लगा है ना, इतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, मतलब यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी, क्योंकि 15 था 22 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी। लो ये खेल है फार्मूले का और ये खेल है। अब रे डायग्राम की बात कर ले, यहाँ से रे जाएगी